मेरा नाम मीना है। मैं दिल्ली के पास के एक कस्बे की रहने वाली हूँ। उस वक्त मेरी उम्र 30 साल थी। मेरी एक बेटी थी जिसकी उम्र 11 साल की थी और मेरे पति का नाम जतिन था, जो कि ऑटो चलाया करता था। मेरे पति को हमेशा से ही एक बेटे की बहुत ख्वाहिश थी, लेकिन जब मेरी बेटी इस दुनिया में आई तो डॉक्टर ने उससे कह दिया कि मैं इसके बाद अब दोबारा कभी भी माँ नहीं बन सकती। बच्ची की और माँ की जान बच गई, यही काफ़ी है। मेरे पति ने सबके सामने कहा था कि अब ये दोनों भी मेरे किसी काम की नहीं हैं। मैंने शादी इसलिए कम उम्र में की थी कि जल्दी जल्दी मेरा बेटा पैदा हो जाएगा तो वो मेरे साथ खड़ा होगा, क्योंकि मेरा तो कोई भाई भी नहीं था। लेकिन इस औरत ने तो मेरी सारी उम्मीदें ही तोड़ दी। अब मैं इससे छुटकारा पाकर जल्द से जल्द दूसरी शादी करूंगा। पर 12 साल हो गए, मेरे पति ने मुझे अभी तक नहीं छोड़ा और ना ही किसी से दिल लगी की। इसलिए नहीं कि वह मेरे साथ बहुत ज़्यादा वफादार था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे पता था कि उसे अब कोई भी अपनी बेटी का रिश्ता नहीं देगा। वह पूरे मोहल्ले और रिश्तेदारों में एक लापरवाह इंसान मशहूर था और उसने अपना ऑटो भी बेच दिया था। मैं घर में कपड़े सिलाई करती थी और उसी से मेरा घर चलता था। कभी कभी वह कहीं से थोड़े बहुत पैसे ले आता था, लेकिन वैसे सबको ही पता था कि उसकी कोई पक्की कमाई नहीं है। जाहिर है, अगर कोई अपनी बेटी देगा तो कमाई तो ज़रूर पूछेगा ही, और साथ में ये भी देखेगा कि पहली पत्नी से तलाक क्यों लिया है। इधर अब मेरी बेटी भी मेरे बराबर जितनी होती जा रही थी, जिसका नाम मैंने अंजलि रखा था। वह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और दुबली पतली सी थी। ये बड़ी ही अजीब बात थी कि हमारे खानदान की ये पहली लड़की थी जिसका रंग भी बहुत ज़्यादा गोरा था। लेकिन मेरी बेटी बहुत ज़्यादा मासूम थी, क्योंकि मैंने सारी ज़िंदगी उसे अपने सीने से लगाकर छुपा कर रखा हुआ था, ये सोचकर कि मेरी एक ही बेटी है, दोबारा अब कोई बच्चा नहीं हो सकता। अगर उसे भी कुछ हो गया तो मैं तो बे औलाद हो जाऊंगी। इसीलिए मैंने उसे सारी ज़िंदगी ज़रूरत से ज़्यादा हिफाजत से पाल कर रखा था, और उसका नुकसान ये हुआ था कि वो ज़रूरत से ज़्यादा मासूम थी। उसे किसी बात का पता ही नहीं था। मैं उसको लड़कियों के साथ खेलने जाने के लिए नहीं छोड़ती थी। इस तरह से उसकी किसी से दोस्ती नहीं हुई और उसने मोहल्ले की लड़कियों के साथ ज़्यादा वक्त नहीं गुजारा। मैं उसे शादियों में भी लेकर नहीं जाती थी, और इसके अलावा हम गरीबों का और कौन सा आना जाना होता है। लेकिन मैं सोचती रहती थी कि मैं उसके साथ हूँ, सारी ज़िंदगी मैं उसका ख्याल रखूँगी। मैं तो उसे बाहर के खतरों से बचा रही थी। मुझे क्या पता था कि कभी कभी कुछ खतरे अंदरूनी भी होते हैं। खैर, ये तो एक लंबी बात है। जब मेरी बेटी थोड़ी जवान हो गई तो मेरे पति ने उसे बहुत ज़्यादा प्यार करना शुरू कर दिया, जबकि सारी ज़िंदगी मेरी बेटी से कहता आया था कि तेरी वजह से तूने अपनी माँ को बांझ बना दिया और मेरे बेटे इस दुनिया में आने से रह गए, नहीं तो मुझे 10 बेटे पैदा करने थे। लेकिन ये सब तो किस्मत का खेल था। मैं कहती थी कि इसमें मेरी बेटी का कोई कसूर नहीं था, लेकिन अभी तक वह मेरी बेटी से नफरत करता था, उसे ताने देता था, उसे अपने साथ कहीं लेकर नहीं जाता था, उसे अपनी बेटी नहीं मानता था, उसके सर पर प्यार से हाथ नहीं रखता था। लेकिन आज तो मैं सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई। वह मेरी बेटी को अपने पास बिठाकर बैठा था और उससे बहुत प्यार से बात कर रहा था और कह रहा था कि तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं, 1-2 दिन के लिए शहर जा रहा हूं। मेरी बेटी भी हैरान नजर आ रही थी। उसने कोई चीज़ बता दी और उठकर कमरे में चली गई। मैंने अपने पति से कहा कि आजकल बहुत प्यार आ रहा है अपनी बेटी पर, तो कहने लगा कि बस अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मुझे एहसास हो गया है कि हमारे बुढ़ापे का सहारा यही है। मैं भी तो पागल था, बस यही सोचता था कि नस्ल बढ़ जाएगी,
लेकिन अगर ये मेरे नसीब में नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने तेरे साथ नहीं, उस ऊपर वाले के साथ जिद लगाई थी, और ईश्वर के साथ जिद नहीं लगानी चाहिए। अभी ये मेरी बेटी है और मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करूँगा। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए कि चलो, इस इंसान को समझ तो आ गई। और मैंने उसे कहा कि अब तो बेटी जवान हो रही है, अब कुछ साल में इसकी शादी हो जाएगी और फिर हमारी बेटी हमें छोड़कर अपने ससुराल चली जाएगी। लेकिन तुमने इतने साल बर्बाद कर दिए। कितनी प्यारी बच्ची थी हमारी, जब छोटी थी कैसे भाग भाग कर तुम्हारे पीछे पीछे जाती थी, तुम्हें पापा पापा कहती थी, और तुमने उसे गोद में भी कभी नहीं लिया। इस बात पर मेरे पति की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि मैंने वाकई काफ़ी सारा वक्त बर्बाद कर दिया, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। जब मेरी बेटी छोटी थी तो मैं उसको उसके पिता के साथ नहीं छोड़ती थी, ये सोचकर कि किसी दिन उसको गुस्सा ना आ जाए और वह मेरी बेटी को मार ही ना डाले। लेकिन मुझे यकीन हो गया था कि इसके दिल में सच में उसकी बेटी के लिए प्यार जाग गया है। आखिर वह उसका अपना सगा बाप था, कोई सौतेला नहीं। हमारे दिन इसी तरह से गुजरने लगे और ये दोनों बाप बेटी बहुत ज़्यादा करीब आ गए। जो लम्हे इन्होंने एक दूसरे के साथ नहीं गुजारे थे, वो लम्हे ये गुजार रहे थे। वह मेरी बेटी को अपने साथ बाजार भी ले जाता है, उसके लिए उसकी पसंद की चीज़ें लेकर आता और खाने पीने की कोई ना कोई चीज़ ज़रूर ही लेकर आता था। मुझे आजकल एक जगह नौकरी मिल गई थी, एक सेंटर में, जहाँ पर जाकर मैं कपड़ों की सिलाई करती थी और एक सूट के काफ़ी अच्छे पैसे मिल जाते थे। मैं घर में कपड़े सिलती थी तो घर के कामों में लग जाती थी, लेकिन वहाँ पर जाती तो दिमाग सिर्फ काम में ही लगा रहा रहता था। पहले मैंने ये काम करने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब सोचा कि मेरे पति खाली ही तो हैं मेरी बेटी का ख्याल रखने के लिए। जवान बच्ची को घर में अकेला छोड़कर तो मैं नहीं जा सकती थी, लेकिन आजकल घर की हालत कुछ और ही थी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये काम करती हूँ और मैं ये काम करने के लिए रोज़ जाती थी। शाम को जब वापस आती थी तो मेरी बेटी रोज़ मुझे खुशी खुशी बताती थी कि आज पापा ने मुझे ये चीज़ ला कर दी, और आज वो मेरे लिए सूट लेकर आए, और आज हम लोग सैर करने के लिए गए थे। मैंने वहाँ गोलगप्पे भी खाए थे, आइसक्रीम भी खाई थी। लेकिन कुछ दिनों से मेरी बेटी मुझे ये सब बातें नहीं बता रही थी, बल्कि वो कहीं खोई हुई थी। मैंने कहा कि क्यों आजकल पापा के साथ बाहर नहीं जाती हो? तो कहने लगी कि जाती हूँ, तो फिर मुझे क्यों नहीं बताती कि पूरा दिन क्या क्या किया है? मैं तो काम ही करती रह जाती हूँ। तुम दोनों के तो मज़े होते हैं, मुझे बताया तो करो कम से कम, मैं सुनकर ही खुश हो जाया करूँगी। मैं अपनी बेटी से मुस्कुराकर बात कर रही थी क्योंकि मैं उसके लिए खुश थी, लेकिन वह बिल्कुल भी खुश नज़र नहीं आ रही थी। फिर मेरी बेटी बीमार रहने लगी। कभी कहती मेरी कमर में दर्द है, तो कभी कहती मेरी टांगों में दर्द है। मुझे समझ नहीं आ रहा था उसके साथ क्या हो रहा है। एक ही डॉक्टर थी हमारे पूरे गांव में, उससे बात की तो उसने कहा कि बच्ची जवान हो रही है, इसलिए ये सब कुछ हो जाता है, तुम ज़्यादा फिक्र मत करो। अब इसे दर्द हो तो दर्द की गोली दे दिया करो, इसकी खुराक बेहतर करो, दूध वगैरह दिया करो तो ठीक हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है। मैंने उस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और अजीब बात ये भी थी कि आजकल मेरा पति वैसे तो बहुत खुश था, उसका मूड भी बहुत अच्छा था। काफ़ी दिनों से उसने मेरे साथ झगड़ा भी नहीं किया था, घर में पैसे भी ला रहा था, लेकिन मुझसे दूर दूर भाग रहा था। हमारी कौन सी अभी इतनी उम्र हुई थी, और अगर वह इतना ही खुश था तो थोड़ी सी मेरे साथ मोहब्बत भी तो बांट सकता था। सारी ज़िंदगी तो मेरे साथ लड़ता ही रहा था, लेकिन वह मुझसे ऐसे दूर भाग रहा था जैसे मैं उसके लिए गैर हूँ। मैं इस बात पर थोड़ी हैरान थी, लेकिन मेरे पास इतने काम थे कि मेरे पास कुछ और सोचने और करने के लिए वक्त ही नहीं था। एक दिन मैंने अपने पति को कहा कि अपनी बेटी के लिए कोई रिश्ता देखते हैं।
उसने कहा कि अभी से। तो मैंने कहा कि रिश्ता होते हुए भी तो 1-2 साल लग जाएंगे और शादी भी तो जवानी में ही होनी चाहिए। अभी तक हम लोग भी जवान हैं और देखो भगवान की दया से हमारी बच्ची भी बड़ी हो गई है। हमें कौन सा इससे नौकरी करवानी है। जब कुछ नहीं करवाना तो शादी करवा देते हैं। मेरे पति ने कहा कि नहीं, अभी तो नहीं, अभी तो ये बहुत छोटी है। मैं तो इसकी शादी 20 साल की उम्र तक ही करूँगा। जब तक ये 20 साल की नहीं हो जाती मैं इसकी शादी नहीं करूँगा। मैंने कहा कि 20 साल तो बहुत ज़्यादा है, 18 साल सही है। तो उसने कहा कि नहीं, जब तक लड़की समझदार ना हो जाए उसकी शादी नहीं करनी चाहिए। इससे पहले उसकी शादी करना जुल्म होता है। मैंने कहा कि काश मेरे बारे में भी कोई ऐसा सोच लेता। तुमने तो मुझ पर 16 साल की उम्र में ही जुल्म करना शुरू कर दिया था। उसने कहा कि हम तो अनपढ़ जाहिल लोग थे, हमें किसी बात का पता नहीं था, कोई मशवरा देने वाला भी नहीं था। हमारे माँ बाप भी हमारी तरह ही थे, लेकिन अब हमने दुनिया देख ली है तो अब हम भी ऐसा फैसला नहीं करेंगे। और फिर हमारी एक ही तो बेटी है। मेरे पति ने ये बात बड़े प्यार से की थी, वरना सारी जिंदगी इस बात को उसने मेरे लिए ताना ही बनाया था कि एक ही बेटी पैदा कर पाई, उसके बाद बांझ हो गई। क्या करूं मैं इसका, ये कोई मेरी नस्ल थोड़ी बढ़ाएगी, ये तो मेरा खर्चा करवा कर अपने घर चली जाएगी। बहुत दिल दुखाया था मेरे पति ने मेरा, लेकिन मैंने उसे फिर भी माफ़ कर दिया था, ये सोचकर कि वह मेरी बेटी का बाप है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि एक दिन वह कुछ ऐसा कर बैठेगा कि मैं उसे कभी भी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। एक दिन मुझे मेरी बेटी की तबीयत सुबह से ही कुछ ठीक नहीं लग रही थी और फिर ऐसा ही हुआ कि वह दोपहर तक बेहोश हो गई। मैं उसे डॉक्टर के पास ले गई तो डॉक्टरों ने ऐसी बात बताई कि सुनकर मैं हैरान हो गई। मैंने कहा कि मेरी बेटी ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। उसने कहा कि आपकी बेटी के साथ वही हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। मैं अपनी बेटी को घर लेकर आई, फिर उसके मुंह पर थप्पड़ मार के पूछा कि तूने किसी के साथ कोई चक्कर तो नहीं चलाया। वह मेरे पैरों में गिरकर रोने लगी, बोली मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया माँ। फिर उसने मुझे ऐसी बात बताई कि आज ऐसा लगा कि जैसे मेरे सर पर आसमान गिर गया, मेरे पैरों के नीचे की ज़मीन ही ना हो, दुनिया के सारे पत्थर मुझे लग रहे हैं। मेरी आंखें भर गईं। मैंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और 2 घंटे के बाद बाहर निकली और बेटी से पूछा कि झूठ तो नहीं बोल रही। उसने कहा कि मैं सच बोल रही हूँ, मेरी बात का यकीन कीजिए। फिर रात को मेरे पति ने ऐसा मंजर देखा कि वह हैरान रह गया। मैंने अपनी बेटी को अपने कमरे में सुलाना शुरू कर दिया था। मेरे पति ने कहा कि उसको यहाँ क्यों सुलाया है, इसका तो अपना कमरा है। मैंने कहा कि अब से ये यहीं सोया करेगी। उसने कहा कि फिर मैं कहाँ जाऊँ? तो मैंने उससे कहा कि तुम जहाँ मर्जी हो वहाँ चले जाओ। उसने कहा कि तुझे क्या हो गया है, मुंह क्यों बना रखा है? मैंने कहा कि मैंने मुंह नहीं बनाया, मैं अपनी बेटी को गले से लगाकर सोऊंगी। और अभी भी मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। अगले दिन से मैंने काम पर जाना भी छोड़ दिया और फिर से घर में ही कपड़े सीने लगी। मेरे पति ने कहा कि काम पर क्यों नहीं जा रही हो? तो मैंने कहा कि मैंने काम छोड़ दिया। मेरी इस बात पर वह बहुत हैरान हो गया। उसने कहा कि इतना अच्छा काम तुमने क्यों छोड़ दिया? मैंने कहा कि हाँ, मैंने छोड़ दिया। और वैसे भी तुम्हें क्या, अच्छा हो या बुरा, मेरा दिल नहीं किया करने का तो मैंने छोड़ दिया। और तुम भी अपने ऊपर तवज्जो दो, जो तुम कर रहे हो अच्छी बात नहीं है, इसीलिए अपने आप को बदलो। ये सुनकर मेरे पति ने मुझे हैरानी से देखा और बोला पता नहीं क्या बोलती रहती है ये पागल औरत। दरअसल उसको मेरी बात भी समझ आ गई थी। इतना तो वह कोई छोटा बच्चा नहीं था। मेरा इशारा यही था कि वो अपने आप को सुधार ले और वह इस बात पर लड़ाई करने लगा कि उसको कमरे से निकालो। मैंने कहा कि मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है और वैसे भी तुम्हारा मेरे बगैर गुजारा होता है
तो अब क्या है? उसने कहा कि पत्नी हो तुम मेरी, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मैंने कहा कि लेकिन मुझे तुम्हारी ज़रूरत अब बिल्कुल भी नहीं है। मेरी बेटी मेरे साथ ही सोएगी। अगर तुमको इससे कोई भी मसला है तो फिर मैं अपनी बेटी के कमरे में चली जाती हूँ। लेकिन उस कमरे के अंदर दरवाज़ा ही नहीं था, इसलिए मैं वहाँ नहीं जाना चाहती थी। हम लोग गरीब थे, हमसे एक दरवाज़ा भी नहीं लगवाया जा रहा था। दिन इसी तरह से गुजरने लगे थे और मेरी बेटी की तबीयत ठीक होने लगी। मैं घर के काम नहीं करती थी, मुझे बहुत नुकसान हो रहा था। हमारे घर के हालात बहुत ख़राब हो गए। मेरे पति ने सामान लाना फिर से छोड़ दिया। अब मैं उसके साथ अपनी बेटी को कहीं बाहर नहीं जाने देती थी। मेरे कमरे में मैं सुकून से सो रही थी। मैंने खाना बनाकर पहले ही किचन में रख दिया था। मेरी बेटी ने मुझे जगाया और कहा, भूख लगी है, आकर खाना खा लो। मेरे पति और हम दोनों ने मिलकर खाना खाया और उसके बाद मुझे होश ही नहीं रहा कि मैं कहाँ हूँ। आधी रात को मेरी आँख खुली थी। मैं देखकर हैरान थी कि मेरी बेटी तो मेरे पास नहीं थी। मैं फौरन ही बाथरूम की तरफ गई। शायद वो बाथरूम में होगी, लेकिन वहाँ पर भी नहीं थी। इसके बाद मैंने सब तरफ देखा तो मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मेरी बेटी अपने कमरे में सो रही थी और मेरा पति वो चारपाई पर बैठा था। मैं उसे कुछ पल देखती रही। उसने कहा, क्यों पागलों की तरह मुझे घूर रही हो? मैं सारा मामला समझ गई थी। उसने कहा कि जाकर सो जा, जाओ यहाँ से। उसने मेरे खाने में नींद की दवाई मिलाई थी, वरना मुझे कभी भी ऐसी बेहोशी वाली नींद नहीं आती थी। मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी बेटी कब उठकर गई। सुबह मेरी बेटी को बुखार था और उसकी हालत ठीक नहीं थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। एक मोहल्ले की औरत को मैंने उसके पास बिठाया और दिल में एक फ़ैसला कर लिया। मैं मोहल्ले की एक दुकान पर गई और लोहे वाले की दुकान से फावड़ा ले आई। रात को मैंने खंबे से पूरे मोहल्ले की बिजली खराब कर दी। लेकिन सर्दियाँ थीं, इसीलिए सब लोग सुकून से सो रहे थे। हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। बहुत खामोशी सी छाई हुई थी। सुबह हुई तो मेरी आंख जल्दी खुल गई थी और मैं अपने काम में बिजी थी। लेकिन अचानक दरवाजे की कुंडी बड़ी तेज बजने लगी। ऐसा लगता था जैसे कोई पुलिस वाला हो या फिर कोई डाकू बहुत ही बुरी तरह से कुंडी बजा रहा था। मैं घबरा गई। मैंने फैसला किया कि मैं दरवाज़ा नहीं खोलूंगी। मेरी बेटी भी उठ गई और उसने कहा कि माँ, क्या हो रहा है? आप क्या कर रही हैं? ये आंगन क्यों खुदा पड़ा है? और पापा कहाँ हैं? मैंने कहा कि उसे पापा कहने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बेटी ने मुझे देखा तो उसके मुंह से चीख निकल गई। उसने कहा कि आपके कपड़ों पर ये क्या लगा हुआ है? मैंने कहा कि पागल, ये तो मैं बाथरूम में गिर गई थी ना, इसीलिए कई जगह चोटें लग गई हैं और यही वजह है कि मेरे कपड़ों पर ये सब लग गया है। तुम घबराओ नहीं, मैं तेरी माँ हूँ ना, मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है। लेकिन बाहर बार बार कुंडी बज रही थी। उसने कहा कि दरवाजे पर कौन है? ये हमारे घर का दरवाज़ा क्यों तोड़ रहे हैं? मैंने कहा कि अपना सामान उठाओ और पीछे के दरवाजे से बराबर वाली आंटी के घर चली जाओ और वहाँ पर रहना जब तक मैं तुझे लेने के लिए नहीं आती। वो बहुत घबरा गई कि मैंने उसका थोड़ा बहुत सामान पैक कर दिया और बराबर वाली के घर भेज दिया। वह मेरी बहुत अच्छी सहेली थी। मैंने अपनी सहेली को अपने सारे जीवन के जमा किए हुए सारे पैसे दे दिए। मैंने कहा कि जब तक मेरी बेटी तुम्हारे पास है, इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। ज़रूरत पड़ने पर कुछ दिनों के लिए इसे दूर भेज देना और इसको यहाँ से लेकर चली जाना। और तू हमेशा कहती थी ना कि ये तुझे अपने बेटे के लिए बहुत पसंद है, तो उसे अपनी बहू बनाना और हमेशा अपने पास रखना। मेरी सहेली को सब पता था कि मैंने क्या किया है। सच्ची सहेली होने की वजह से वह मुझसे ये वादा करके गई कि मेरी बेटी का बहुत अच्छे से ध्यान रखेगी, अपनी औलाद से भी ज़्यादा। और अब मेरी बेटी उसके हवाले थी।
मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। मैं घर में बिल्कुल अकेली थी। लोग बार बार कह रहे थे कि दरवाज़ा खोलो, नहीं तो दरवाज़ा तोड़ देंगे। और जब मैंने दरवाज़ा नहीं खोला तो उन्होंने दरवाज़ा तोड़ने की तैयारी कर ली। मैं डरी हुई थी, पर जिसका डर था वो तो पहले ही हो चुका था। मैंने अपने आंसू साफ कर लिए। कुछ देर के बाद दरवाज़ा टूट गया। पुलिस वाले और न्यूज़ चैनल वाले अंदर आ गए और सामने का मंजर देखकर हैरान रह गए। उन्होंने जब आंगन खुदा हुआ देखा और वहां की मिट्टी को गीला पाया तो वह सारा माजरा समझ गए। फिर पुलिस ने गड्ढे से मिट्टी हटाई तो वहां पर मौजूद सब लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। मैं बिल्कुल ऐसे खड़ी थी कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वह मुझे हैरान होकर देख रहे थे। लेडी कांस्टेबल ने मुझे पकड़ लिया और मैंने कहा कि मुझे कोई अफसोस नहीं। पूरे मोहल्ले में ये बात फैल गई थी। उन्होंने कहा कि तुम्हारी बेटी कहाँ है? मैंने कहा कि वो किसी के साथ भाग गई। मुझे नहीं पता कि वह कहाँ पर है। मैंने झूठ बोल दिया था। जाहिर सी बात है, मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी से वो कोई सवाल जवाब करें और उसे भी पता चले कि मैंने क्या किया है। पर उस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही था कि मेरा पति कहाँ था। वो वहीं था जहाँ उसे होना चाहिए था, क्योंकि जो उसने किया था उसके बाद उसकी वही जगह थी। वह लोग मुझे लेकर वहाँ से चले गए। हर इंसान मुझे देख रहा था कि जैसे मैं इस दुनिया की नहीं हूँ, जैसे मैंने कोई ऐसा काम कर दिया है जो किसी से उम्मीद नहीं किया जा सकता। तो मैंने कुछ ऐसा ही किया था, लेकिन मुझे उस मुकाम पर पहुँचाने वाला मुझे मेरा पति था। कोई मेरे करीब नहीं आ रहा था। सब मुझसे ऐसे डर रहे थे जैसे मैं इंसान नहीं, कोई डायन हूँ, क्योंकि हरकत ही मैंने कुछ ऐसी ही की थी। उस लोहे की दुकान वाले से भी पूछताछ कर रहे थे। उसने कहा कि उसने तो मुझसे कहा था कि मुझे बड़ा सा फावड़ा चाहिए। मेरे घर में कुछ काम चल रहा है। मुझे क्या पता था कि ये औरत ऐसा करेगी। मोहल्ले वाले कह रहे थे ये तो बड़ी अच्छी औरत है, सारे मोहल्ले के कपड़े सिलती है, सीधी सादी थी, बिल्कुल किसी के साथ ना कोई लड़ाई ना कोई झगड़ा। इसका तो ऐसा कोई मसला ही नहीं था। पता नहीं इसको क्या हो गया। हम लोग तो खुद हैरान हैं। और उसकी बेटी भी कहाँ है, हमें ये भी नहीं पता चला। मेरी सहेली ने बयान दिया कि मैं उसकी दोस्त हूँ और पता नहीं ये सब कुछ कैसे हो गया। उसने मेरी बेटी को कहीं पहुँचा दिया था और ये उसका बहुत बड़ा एहसान था। इसके बाद मुझसे एक मीडिया वाली लड़की ने बहुत प्यार से पूछा कि आपने आखिर ऐसा क्यों किया? अपने ही पति को मारकर उसको इस गड्ढे में दबा के क्या मिला? मैं बोल पड़ी। मैंने कहा कि कोई भी औरत ऐसा क्यों करेगी भला? तुम तो पढ़ी लिखी हो, तुम्हें तो पता होगा कि कोई इस मुकाम तक कैसे पहुंचता है। वह इंसान इसी काबिल था और मैंने कसम खाई थी उसका यही अंजाम करूंगी, क्योंकि वह अपनी बेटी के साथ गंदी हरकतें करता था। मुझे लगा उसकी मोहब्बत जाग गई है, लेकिन उसकी मोहब्बत नहीं जागी थी, उसके अंदर हैवानियत जाग गई थी। इसीलिए मैंने उसे मारकर बिल्कुल ठीक किया। जब ये बात सामने आई तो लोग भी यही कहने लगे कि मैंने बिल्कुल ठीक किया है। पहले जब किसी को नहीं पता था तो मोहल्ले वाले समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें किसका साथ देना है, लेकिन अब सारे लोग मेरे साथ थे। उनका कहना था कि तुमने बहुत अच्छा किया, इसको सबके लिए सबक बना दिया। और अब सब ये सोच रहे थे कि आखिर वह किस किस्म का बाप था। सौतेला तो नहीं था, उसका अपना सगा था, फिर भी उस मुकाम तक कैसे पहुंच गया जो उसने ये हरकत कर ली। मुझ पर मुकदमा चलाया गया और लेकिन मुझे कुछ साल की ही सज़ा हुई। उसके बाद मैं वापस आ गई तो मैंने अपनी बेटी को उसकी शादीशुदा ज़िंदगी में देखा तो मैं बहुत खुश हुई। और उसका एक प्यारा सा बेटा था। मैंने उससे कहा कि तुम उसकी बहुत अच्छी परवरिश करना। मेरी बेटी ने मुझे गले से लगा लिया और वह रोने लगी, क्योंकि उसे अखबारों की खबर से मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया था। लेकिन अब वह समझदार हो गई थी, इसलिए वह समझ चुकी थी कि उसकी माँ ने ये सब कुछ उसके लिए ही किया था। इसके बाद मैं अपनी बेटी के साथ ही खुशी खुशी ज़िंदगी बिताने लगी। तो दोस्तों,
आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। साथ ही अगर आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी खरीद कर दे सकते हैं। सुपर थैंक्स का ऑप्शन आपको इस वीडियो के नीचे दिए हुए सभी ऑप्शंस में दिख जाएगा, जो कि हार्ट शेप में बने हुए डॉलर के साइन के तौर पर है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।